आगाज बेहतर, अब अंजाम जनता के हाथ। कांग्रेस भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा गए केजरी। संभल कर बोला और कांग्रेस बीजेपी को दे दी चिंता। हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव 2022, अब चुनावी खर्च का ब्यौरा देना अनिवार्य है। नियम अधिसूचित, हार हो या जीत सभी को देनी होगी जानकारी। चीनी हैकर्स का साइबर अटैक, लद्दाख के बिजली विभाग को बनाया निशाना। इलाके में ब्लैकआउट करने की थी साजिश। और यूक्रेन पर हमले का 43वां दिन, नाटो ने दी चेतावनी, साल भर चल सकती है रूस यूक्रेन जंग। अमेरिका का भड़काऊ बयान, रूस से जंग जीत सकता है यूक्रेन। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देवभूमि हिमाचल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के नए बने सीएम भगवंत मान चुनाव का आगाज तो अच्छा कर गए, बस अब अंजाम देखना बाकी है। मंडी के सेरी मंच से केजरीवाल ने हिमाचल की सियासी पिच पर रक्षात्मक फील्डिंग तो सजा दी है, अब सियासी मैच खेला जाना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में आम आदमी पार्टी द्वारा दिखाए गए ट्रेलर ने कांग्रेस भाजपा की दुखी बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने बड़े नेता की तरह नहीं बल्कि आम आदमी की तरह ट्रक सवार होकर हजारों की भीड़ को संबोधित किया। नेताओं की तरह कस्में वादे नहीं किए बल्कि हूटर बजाने के आदी नेताओं को अलर्ट किया कि कांग्रेस भाजपा की जड़ें खोदने के लिए आप नाम का तीसरा विकल्प प्रदेश में दस्तक दे चुका है। केजरीवाल और मान की जोड़ी ने साबित कर दिया कि किस तरह बिना प्लानिंग के हजारों लोगों की भीड़ जुटाई जाती है। सेरी मंच पर जितनी भीड़ जुटी, शायद इतना किसी को अंदाजा नहीं था। इस रोड शो की खास बात यह रही कि इसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं थे, बल्कि पूरा मंडी शहर मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे देशभक्ति गीत और इनकलाब के नारों से गूंज रहा था। केजरी सेना ने मंडी में राष्ट्रवाद का ऐसा रंग दिखाया जिसका तोड़ राष्ट्रवादी होने का दावा करने वाली बीजेपी भी शायद कभी नहीं दिखा पाई। खासकर जिस तरह भगवंत मान ने भगवान का झाड़ू बताकर सियासी तीर चलाया, उसने सेरी मंच पर मौजूद हर व्यक्ति की तालियां बटोरी। मान का यह तीर ठीक उसी तरह जनता के दिल पर लगा जिस तरह भाजपा श्री राम का नाम, राम मंदिर का नारा देखकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश करती है। केजरीवाल ने परिवारवाद की राजनीति को लेकर हमले करके हिमाचल की सियासी चूल्हे हिला दी, क्योंकि हिमाचल में दर्जनों कार्यकर्ता परिवारवाद की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आखिर में केजरीवाल ने यह भी कहा कि इस बार आम आदमी को वोट देकर अपने आप को वोट देना है और कांग्रेस भाजपा से छुटकारा पाने का ये सही समय भी है। बीच बीच में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हुए आम जनता का दिल जीतने की कोशिश करते दिखे अरविंद केजरीवाल। नगर निगम शिमला के चुनाव अब नजदीक है। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम पार्षद के चुनाव लड़ने वाले हर एक उम्मीदवार को चुनावी खर्च का पूरा लेखा जोखा हर हाल में देना होगा। ऐसा नहीं करने वाले उम्मीदवार को अगले 5 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी कि पार्षद का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अगले 5 साल तक न पंचायती राज, न विधानसभा और न ही लोकसभा का चुनाव लड़ पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में चुनाव खर्च का ब्यौरा देने के प्रावधान को सख्ती से लागू करने के मकसद से नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें शहरी विकास विभाग के डायरेक्टर को शक्तियां दी गई है। इनके तहत चुनाव संपन्न होने के 30 दिन के भीतर प्रत्येक उम्मीदवार को बताना होगा कि उसने चुनाव प्रचार सामग्री छापने, प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में घुमाने, उनके खाने पीने, ठहरने, चुनावी रैलियों व जनसभाओं इत्यादियों पर कितना खर्च किया है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित डीसी को देनी होगी। इसके बाद संबंधित डीसी विस्तृत रिपोर्ट शहरी विकास विभाग के निदेशक को भेजेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर निदेशक अर्बन डेवलपमेंट खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले और तय सीमा से अधिक खर्च करने वालों को अयोग्य ठहरा सकेंगे। हिमाचल में नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित है, यानी इससे अधिक बजट चुनाव प्रचार पर खर्च नहीं किया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा खर्च करने की सूरत में भी संबंधित उम्मीदवार या विजेता होने वाले पार्षद को भी अयोग्य ठहराने का प्रावधान नियमों में किया गया है। चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह खर्च की सीमा तय की जाती है।
हिमाचल की राजधानी शिमला नगर निगम के चुनाव जून 2022 से पहले तय है, यानी अप्रैल मई में राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी इन चुनाव का ऐलान कर सकता है। जाहिर है, निर्वाचन आयोग के आदेश राजधानी स्थित एमसी से ही लागू होने वाले हैं। चीनी हैकर्स ने लद्दाख के पास भारतीय बिजली केंद्रों को निशाना बनाया है। इसकी जानकारी अमेरिका स्थित निजी खुफिया फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर की एक रिपोर्ट में दी गई है। इसमें कहा गया है कि हाल ही के महीने में हैकर्स ने कम से कम 7 इंडियन स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को निशाना बनाया। ये सेंटर्स लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास मौजूद इलाकों में ग्रिड कंट्रोल और बिजली पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हैकर्स का लक्ष्य SLDC को हैक कर ब्लैकआउट करने का हो सकता है। भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास सीमा पर जारी तनाव के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ गई है। पिछले कई महीने में भारत में स्टेट एंड रीजनल लॉर्ड डिस्पैच सेंटर को पहले रेड इको ने टारगेट किया था, अब टैग 38 इस तरीके की गतिविधि में शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार चीन से जुड़े कुछ ऐसे ग्रुप इस तरीके की हरकत के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के अवसरों की तलाश में रहते हैं। पावर ग्रिड के अलावा एक नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और एक मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी पर इस तरह के खतरे की पहचान हुई है। इससे पहले इसी कंपनी ने मुंबई में 12 अक्टूबर 2020 को हुए 12 घंटे के ब्लैकआउट के पीछे चीनी हैकर्स का हाथ होने का खुलासा किया है। अब तक चीनी हैकर्स ने भारत की बिजली सप्लाई को ज्यादा टारगेट किया है। इसके पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य देश की इंटरनल सिस्टम को डिस्टर्ब करना है। उसी दिन तेलंगाना में भी 40 सबस्टेशन को भी इन हैकर्स ने टारगेट किया था। हालांकि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम से अलर्ट मिलने के बाद इसे असफल कर दिया गया था। रूस यूक्रेन जंग का आज 43वां दिन है। इसी बीच नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन की जंग कई महीनों या फिर सालों तक भी चल सकती है। ऐसे में नाटो सहयोगियों को यूक्रेन की मदद करते रहना चाहिए। इधर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि यूक्रेन जंग जीत सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन यूक्रेन में एक भी रणनीतिक उद्देश्य में सफल नहीं हो सके हैं। हालांकि इस बयान की निंदा भी हो रही है और इसे एक भड़काऊ बयान की तरह भी देखा जा रहा है। यूक्रेन के बुच्चा में रूसी अटैक में बड़ी संख्या में आम नागरिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दोनों बेटियों पर बैन लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा कि पुतिन की दोनों बेटियां रूस में सरकार के साथ काम करती है, इसीलिए यह फैसला लिया गया। अमेरिकी संसद ने यूक्रेन में हो रहे वॉर क्राइम की जांच की मांग की। इसके लिए एक बिल पर बुधवार रात वोटिंग हुई। 418 सांसदों ने समर्थन में वोट किया, जबकि 6 रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग किया। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीड टाइम्स।